ए, क्या आपके दांत में भी नमक है? नहीं ना? परेशान हो चुके हैं ऐसे ब्रेक से। अरे छोड़ो यार, एक ना छोटी सी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाना चालू करता हूँ। ठीक है। वो कहानी में क्या है कि यार अमेरिका के एक जेल था। उस जेल में एक बंदा था, मतलब उसको फांसी देने वाले थे। तो एक साइंटिस्ट आया। उसने मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोची। तो बाद में उस बंदे को क्या करा कि उसको कहा कि हम तुमको कोबरा से मरवाएंगे, ना कि तुम्हें फांसी दिलवाएंगे। तो वो बंदे के सामने फिर कोबरा लाया गया और उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया। फिर जब वो बंदा देख के डर गया, फिर बाद में उसको ऊपर से कुछ कपड़ा पहनाया गया। फिर बाद में जब उसको बारी आई कोबरा कटवाने की, तो फिर उसको कोबरा की जगह एक नीडल चुभा दिया। सुई, गिरो सुई, देख सकते हैं आप सुई। तो सुई चुभा दिया गया। फिर सुई चुभाने के बाद मतलब आई डोंट नो हाउ, बट वो 2 सेकंड में मर गया। ऐसा क्यों, बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ना अंदर से नेगेटिव थिंकिंग, उसकी नेगेटिव थिंकिंग इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी हाई रेट पे पहुँच चुकी थी कि यार अब उसका मरना तो तय ही था। उसने इतना नेगेटिव सोच लिया था कि हाँ भाई अब कोबरा ही काटेगा तभी मैं मरूँगा। बट कोबरा ने काटा नहीं और उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो गाइस, इससे आपको सीख मिलती, कभी नेगेटिव थिंकिंग मत लाना अपने ब्रेन में। यार ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। और एक ऐसी चीज़ें मत फंस जाना कि जैसे राजी को नया बंदा बदमाश बन के ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो यार ये सब टाइम वेस्ट है, और चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट मैं पढ़ाने वाला हूँ दूसरा चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यार 11th की याद आ गई। इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र, फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स, एनएफआई, एनआईटी जैसे सीन कुछ मिलेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है यार, क्या ही बताऊँ मैं। तो इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी पहला कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ मैं। ये बुक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं उससे पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है। 3 चीज़ माइनस 2 चीज़। ठीक है। चीज़ मतलब वो नहीं, कुछ और ही समझ लेना। खाने वाला चीज़ नहीं। 3 थिंग्स 2 थिंग्स। 3 चीज़ें आती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, 2 चीज़ें नहीं आती हैं। 3 चीज़ें क्या आती हैं? पहली क्या आती हैं? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। जैसे इंडिया और चाइना हो गया, उनके बीच जो भी ट्रेड होता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट होता है, उनके बीच जो ऑपरेट करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो आते हैं। अगर वो उनमें किसी बीच में है, रोज़ का आने जाने का सफ़र है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। सेकंड थिंग क्या है कि फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि यार मछली पालने वाले या कोई भी, जैसे नेचुरल गैस है, ठीक है, अगर वो समुद्र में कुछ काम कर रहा है तो वो उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। अगर वो दूसरे देश के काम कर रहा है, जैसे इंडिया का कोई फिशिंग वेसल्स है, ऑयल नेचुरल गैस है, किसी दूसरे कंट्री के मतलब बॉर्डर में काम कर रहा है, तो हमारा ही होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा। तीसरा क्या है? एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री। भाई जैसे देखते हो हर देश में हमारे देश की एम्बेसी होती है। अभी रिसेंट इसराइल में कुछ दंगे हो रहे हैं, तो एम्बेसी में बहुत बड़ा बवाल मचा पड़ा है कि सारे इंडियंस को वापस बुलाओ। तो सेम वैसे ही कि दूसरी कंट्रीज़ में जो एम्बेसीज आती है, वो भी इंडिया का पार्ट होता है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आता है। तो 3 चीज़ें हो गई हैं। अब 2 चीज़ें क्या क्या नहीं आती। पहली चीज़ें हैं कि एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। दूसरी कंट्री की जो एम्बेसीज हैं, जैसे इंडिया में यूएस की एम्बेसीज है, तो यूएस की एम्बेसी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी कंट्री की है। ईजी यार। दूसरी चीज़ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ, WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मतलब और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं आते। ठीक है, जो इंडिया में सेटअप है। और बस इतना ही है। तो वह सब गाइस, अभी तुम्हें मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन में मैंने आपको दोबारा बता दूँ कि देखो डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें नहीं आती, प्लस पॉलिटिकल फ्रंटियर। देखो, पॉलिटिकल फ्रंटियर, जो पॉलिटिकल मतलब अपने कंट्री के अंडर है, जैसे ये इंडिया, ठीक है, सॉरी इंडिया को ज़्यादा अच्छा बना दिया। इंडिया है, और उसके पॉलिटिकल फ्रंटियर में जो भी चीज़ है अंदर अंदर है, वो तो आती ही हैं। ठीक है। और प्लस 3 चीज़ें आती हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ऑयल वेसल्स, एज वेल एज
जो हमारी एम्बेसीज़ हैं दूसरे कंट्रीज़ में। और -2 चीज़ें नहीं आती, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फॉरेन की एम्बेसी है हमारे इंडिया में और कॉन्सुलेट्स और मिलिट्रीज या सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं आती। तो बस यही है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उसके बेसिस पे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इंडियन कंपनी लंदन में। भाई देखो, इंडियन कंपनी लंदन में अगर स्थित है तो ये नहीं आएगी, क्योंकि ये ना तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आती है, ना इन 3 चीज़ों में आती है, और ना 2 चीज़ में तो आती ही नहीं है, छोड़ो। तो ये नहीं आएंगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिया में है, मतलब समझते हो, पॉलिटिकल फ्रंटियर में है, आ रही है, सीधी बात। यार मैंने तुम्हें एक ऐसा फैक्ट बता दिया ना, इसके बेसिस पे तुम इसके कोई से भी क्वेश्चंस कर सकते हो ईजिली। तो गाइस, अब तीसरा क्या है, कंपनी इंडिया ओन बाय जापानीज। इंडिया में कोई कंपनी है, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आता है। यस, रिलायंस का ऑफिस है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है, बाहर है हमारा ऑफिस, नहीं आएगा। सीधी बात। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक इंडिया में है, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर में है, आएगा। सो इजी यार। मैंने तुम्हें ना एक चाबी दे दी है, कुंजी, उसके बेसिस पे ना तुम यार कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो इसके। इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया एम्बेसी जापान में है, समझ रहे हो, इंडिया की एम्बेसी है। वो तीसरे पॉइंट में आपने देखा था ना, हमारी एम्बेसी किसी दूसरे कंट्रीज़ में तो आएगी, तो ठीक है। यस। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, हमारा बैंक दूसरी कंट्रीज़ में है, नहीं आएगा, क्योंकि ना तो एम्बेसी है ना कंसुलेंट है। रशियन एम्बेसी इंडिया में है, नहीं आएगा। वो देख रहे हो आप दूसरा ऑप्शन में, पहला कि दूसरे कंट्री की जो एम्बेसी है वो नहीं आएगी, ठीक है। टाटा रेंटेड इस बिल्डिंग इन अमेरिका, टाटा ने अमेरिका में बिल्डिंग खरीदी, और टाटा एक कंपनी है, कंपनी अगर दूसरे अब्रॉड में काम कर रही है तो हमारे इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंटियर में नहीं आती। चलो, ये हमारा ये डोमेस्टिक टेरिटरी ख़त्म। ये यार लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, और मैंने आपको ईजिली समझा दिया है। और अब आता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinary resides in country and whose center of economic interest lies in that country। इसका मतलब कि एक नॉन रेजिडेंट एक रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो रहने वाले होते हैं, जो कि या तो सिंगल हैं, मतलब सिंगल मतलब कोई दूसरा मत समझना, सिंगल जो कि रह रहे हैं हमारी कंट्री में, या इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई कंपनी, किंगफिशर, रिलायंस, दूसरी विदेशों की कंपनी, कोई भी मैगी, या हमारी कंपनी टाटा, जो कि रह तो रहा है, साथ साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रहना, खाना, एक्यूमुलेशन, मतलब। अब नॉर्मल रेजिडेंट में 2 चीज़ें आते हैं, पहला या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा क्या है कि उसका बेसिक इकोनॉमी, मतलब वो भाई अर्न कर रहा है, यहीं कमा ही रहा है, स्पेंड भी कर रहा है, और एक्यूमुलेशन बचाता भी है, और सब कुछ यहीं करना है, तो वो क्या हुआ, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है ईज़िली। और कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ नहीं होती, मतलब कुछ लोग होते हैं कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, चलो घूम के आते हैं 2 मिनट एक कुछ दिन तक, तो ऐसा नहीं बनते हैं। जैसे फॉरेन टूरिस्ट हो गया, वो कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा भाई, कितना भी साल रह ले। तो फॉरेन स्टाफ हो गया, भाई तू आया ना काम करने, काम कर और भाई चुपचाप से चले जाओ। आई नो हमारी कंट्री बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं रही हमारी कंपनी, तभी भी आपको तो रख ही लेगी। तो ये सब आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करना है, अगर यहीं रह रहे हैं तो वो नहीं आएगा, ठीक है। और क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे हैं, तो नहीं आएंगे। पर याद रखो, याद रखो एक चीज़ ज़रूर इंपॉर्टेंट, अगर वो एम्प्लॉयज़ 1 साल से ज़्यादा यहाँ काम कर रहे हैं, बता समझ जाओ कि वो नॉर्मल रेजिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। और भी कुछ हैं पॉइंट, जैसे कि या तो बॉर्डर में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ आ जाते हैं, और क्रू मेंबर या फॉरेन वेसल्स है जो कि 1 साल से ज़्यादा आ रहे हैं, तो समझ जाओ यार वो भी बन चुके हैं। नॉर्मल रेजिडेंट बनना आसान है, बट ग्रीन कार्ड लेना बहुत मुश्किल है। एज यू नो, किसी फॉरेन कंट्री के ग्रीन कार्ड लेना कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं, शादी करो वहीं रहो, यानी क्या क्या। आपको भी रहना हो तो बता देना, भगवान से दुआ ही कर सकूँगा।
तो अब सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि लोगों को कंफ्यूज करता है, इतना कंफ्यूज करता है कि मैं क्या ही बताऊँ। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप मतलब भाई एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियन सिटीजनशिप मतलब एक्ट के अंडर आता है। यहाँ पे क्या होता है यार, या तो तुम्हें इंडिया में पैदा होना पड़ेगा, ठीक है, तब तुम्हें सिटीजनशिप मिलेगी, जिससे दूसरे कंट्रीज़ में ग्रीन कार्ड कह सकते हैं। या तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, या तो कह सकते हैं कि या पर्सन दूसरे कंट्री में है, वो इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा तो इंडिया का रेसिडेंट तो बनेगा, साथ साथ में वो सिटीजनशिप भी ले लेगा। अब इंडिया के भाई तुम मेहमान नहीं, इंडिया के तुम घर जमाई बन चुके हो। कितना मज़ा आ रहा है यार पढ़ाने में, सीरियसली आपको भी आ रहा होगा। रेसिडेंशिप क्या होता है? रेसिडेंशिप में क्या होता है कि यार इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी रेस्टोरेंट बन जाएगा यार, बस 1 साल से ज़्यादा रहने का है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे कि अर्निंग, स्पेंडिंग, अकोमोडेशन मतलब कमाना, खाना, बचाना, बचाना नहीं बचाना, सब यहीं पे हो। जैसे अब इंडिया में देख लो यार, जहाँ मैं रिसेंट अभी हूँ वो दिल्ली है, यहाँ भोगल आसपास एरिया है, और भाई साहब इतने अफ़गानी रहते हैं, सीरियसली कहूँ, और वो भी इंडिया के अब रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो रह रहे हैं और यहाँ सारा यूज़ कर रहे हैं, जीडीपी का हिस्सा बन चुके हैं। तो भाई साहब वो भी है, हमारे सिटीजन के एक्ट है, तो कृपया उनको बुरी नज़र से ना देखें, उन्हें ये ना सोचें कि यहाँ दूसरे कंट्रीज़ के हैं ये सब, बस इंडिया को ब्ला 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 ब्ला, दे आर ऑल्सो रेसिडेंट। प्लीज़ इज्जत करो थोड़ी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गाइस ये बहुत बड़ा मामला है। डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब जो फाइंड करा जाता है कौन कौन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आता है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं इसको, NDP-FC के नाम से कहते हैं। इसको NDP-FC कहते हैं, ठीक है। तो NDP-FC फाइंड करने के लिए, जो कि फ्यूचर में होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट, अगर ये फाइंड करने के लिए तुम्हें डोमेस्टिक टेरिटरी निकालनी पड़ेगी, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी, तो जो तुम अभी जो पहले कॉन्सेप्ट सीखा है उससे निकालोगे, तो ये NDP-FC में निकालने में हेल्प करेगा। और जो तुम नेशनल इनकम निकालोगे, ठीक है, वो नेशनल इनकम के लिए तुम्हारे NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स कॉस्ट, वो अभी तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा, वो हेल्प करेगा, ठीक है। फिर बाद में नेशनल प्रोडक्ट मतलब इंक्लूड करता है जो नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है, जो अभी अभी रिसेंट पढ़ा है हमने कि जो शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, जो कि एक वहाँ पे रहने वाले क्रू मेंबर्स हैं, 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, बॉर्डर वर्कर्स हैं, तो नॉर्मल रेस्टोरेंट का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जो जो प्रोड्यूस करा जा रहा है, अगर उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसे डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानी जाती है। और नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल मतलब क्या कहते हैं उसे, नॉर्मल रेसिडेंट के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं और उसके जो पैसा आ रहा है उसे नेशनल इनकम में गिना जाता है। तो वही है, निकालने का एक तरीका है। अब मैं एक बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है गाइस, लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो इस चीज़ को, क्योंकि नोट्स नहीं मिलने वाला। और मैं नंबर दूंगा, उस पर व्हाट्सअप कर लेना, मैं नोट्स तुम्हें भेज दूंगा ईजिली, ठीक है। अब 2 तरह की इनकम है, पहला है फैक्टर इनकम, दूसरा है ट्रांसफ़र इनकम। पहले मीनिंग समझते हैं। फैक्टर इनकम क्या है? इट इज़ अ इनकम रिसीव बाय प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब काम के बदले पैसे का जो सर्विस प्रोवाइड करना, समझ रहे हो ना भाई। तुम पैसे कैसे मिल रहे, तुम कुछ काम कर रहे हो, हम भाई सब झाड़ू ही पोछा मारे, कोई दूसरे में कंपनी में काम करे, चाहे CEO है, कम से कम कुछ तो काम कर रहे हैं, उसके बदले पैसा आ रहा है, उसे फैक्टर इनकम बोला है। ट्रांसफ़र इनकम क्या है कि मतलब एक इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग यानी प्रोडक्शन सर्विसेज इन रिटर्न, मतलब एक तरह का ऐसा इनकम है कि हमें बिना प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब किए बगैर हमें पैसा मिल रहा है, पापा का पैसा ट्रांसफ़र इनकम कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं, स्कॉलरशिप कह सकते हैं, पेंशन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये फैक्टर इनकम के हो गए हैं। स्कॉलरशिप, ओल्ड पेंशन, ट्रांसफ़र इनकम के हो गए हैं। नेचर कैसा है इनका, मतलब कहाँ इंक्लूड करे जाते हैं? फैक्टर इनकम नेशनल इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम में दोनों में इंक्लूड करे जाते हैं, बट ट्रांसफ़र इनकम नेदर इंक्लूडेड इन बोथ ऑफ देम और सिंगल ऑफ देम। सो एज यू नो कि
मुफ्त का खाना, मुफ्त का पीना तुम्हारे देश में कोई इंक्लूड नहीं करा जाएगा। अगर आप कुछ कमा के खाते हो तो आपकी कोई वैल्यू है। तभी देखते हो ना, शादी के बाद भी कहता है कि बेटा कितना कमाते हो। यार यही सीन है। तो अब बताने वाला हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो यार, सीरियसली कह रहा हूँ गाइस, कोरोना बहुत बढ़ चुका है। कोई सिम्टम्स हो तो बी रेडी टू अवेयर। मेरे को नहीं हुआ, टेंशन मतलब। आई एम फाइन। तो गाइस अब पढ़ने वाले हैं हम कुछ फॉर्मूलेस। 3 फॉर्मूले हैं जो कि अभी यूज़ होने वाले हैं बहुत, एग्ज़ाम में भी 5 नंबर के आते हैं, तो बी रेडी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर मेकिंग डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है कि डेप्रिसिएशन फाइंड करने से पहले जो नेट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होता है, अगर उसको डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, मतलब मुश्किल है क्या, रुको मैं दोबारा बताता हूँ। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने जितना इन्वेस्ट करा, ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसकी वैल्यू जो गिरती है ना, अगर उसकी वैल्यू बिना माइनस करे अगर उसको एडअप कर दो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अगर समझ नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ। जैसे स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, ठीक है, फर्नीचर है, हमने कंपनी में फ़र्नीचर इन्वेस्ट करा, फ़र्नीचर इन्वेस्ट करने के बाद 2 साल बाद उसकी वैल्यू गिर गई। 10,000 का फ़र्नीचर था, 8,000 हो गई, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 8,000 प्लस 2,000 मतलब 10,000। जितनी उसकी वैल्यू थी उतनी की उतनी, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अगर नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें जाए तो भाई डेप्रिसिएशन हटा दो, मतलब 8,000 हो गया ईज़िली। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आप समझ ही होंगे, इसका फॉर्मूला है, याद कर लेना गाइस, आगे आएगा बहुत। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब अमाउंट कितना आया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब पहले का अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करके, ठीक है गाइस। ऐसे कोई समझा देना, मुझे बता देना, मैं उससे क्लास लूँगा। नेट, अब दूसरा क्या टॉपिक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब समझ रहे हो कि तुम अपने हाथ से ना दो। मतलब ऐसा हो गया कि मैकडोनल्ड्स में तुम जाते हो, मैकडोनल्ड्स में दुकान वाले को तुम 100 रुपये देते हो, 80 का बर्गर लेते हो, 20 रुपये टैक्स है, तो मैकडोनल्ड्स वाला खुद गवर्नमेंट को पे करेगा, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, ठीक है। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी हो सकता है, ठीक है, जीएसटी हो गया तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, जो गवर्नमेंट पे करती है। जैसे आप 1,000 का सिलेंडर है नॉर्मल रेट, तो आपको सब्सिडी दे दी है 200 रुपये, तो 800 रुपये में आप सिलेंडर खरीदते हो, तो सब्सिडी है 200 रुपये सब्सिडी, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट का लॉस कह सकते हैं आप, और वो लॉस वेलफेयर के लिए होता है, तो इसको हम डिडक्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट कोई भी वेलफेयर के लिए करती है कोई चीज़ तो उसे हटा देती है, क्योंकि वो नेशनल इनकम में नहीं गिनेगी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आएगा। और उसके बाद जो मेन फॉर्मूला आता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कैसे, मतलब कि जैसे फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, आवाज़ आ रही है, आ रही होगी। फैक्टर कॉस्ट में क्या है कि जब कंपनी से कोई प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, जैसे बन के निकली 50 रुपये की, ठीक है, मार्केट में गया, उसके बाद उसमें टैक्स लगा, ठीक है, सब्सिडी उसने माइनस कर दिया, ये सब करने के बाद जो कॉस्ट आती है ना, जब मार्केट में पहुंचती है, वो 50 का प्रोडक्ट 80 का बन जाता है। तो 30 रुपये पता है कहाँ से आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना उस चीज़ पे भी। तो मार्केट प्राइस, अब लोग जो खरीदेंगे वो मार्केट प्राइस से खरीदेंगे, फैक्टर कॉस्ट से नहीं खरीदेंगे। इसीलिए कहते थोक पे लिया करो भाई, सीधा कंपनी फैक्ट्री बने चुपचाप से ले लो। ब्लैक मार्केट, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई करने वाला भी नहीं है। तो चिक नहीं हो तुम कहीं के, या मालिक हो जाओ, आराम से खुद बनाओ खुद खाओ। तो मार्केट प्राइस हम खरीदते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, बट ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कंपनी वाले नहीं पे करते, बल्कि मार्केट प्राइस हम करते हैं। हम जो कस्टमर हैं वो पैसा देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, तभी तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं पे करते गवर्नमेंट को, सीधा मार्केट प्राइस से कंपनी से पे गवर्नमेंट।
तो चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से कितनी कमाई आ रही है। तो गाइस इसका निकालने के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से अपन ने कितना कमाया। जैसे ये इंडिया, ठीक है, बाहर से कोई गया, नौकरी करा, पैसा लाया, वो इंडिया में ला दिया, वो अपन पैसा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर माइनस करेंगे इनकम पे टू अब्रॉड। जितना बाहर से कोई बंदा आया, ठीक है, इंडिया में कुछ काम कर रहा है, उसको अपन ने जितना पे करा है तो उसको अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत ईजी है। कह सकते हैं कि नेट फैक्टर इनकम निकालने के लिए प्रियंका चोपड़ा को ऐड करने का है और क्रिस गेल को माइनस करने का है। तो इससे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज़ होता है डोमेस्टिक इनकम में। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट की तरफ जो हमारा छूट रहा था, और एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। गाइस प्रोडक्शन बाउंड्री हम कह सकते हैं कि यार एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि यार जैसे कंपनी है, ठीक है, कंपनी के स्टार्टिंग में क्या नाम है कि एक कोई फर्म है, उन्होंने प्रोड्यूस करा 2000 सा कॉटन, ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेस करा, 3000 रुपये लगे। फिर बाद में उसमें कुछ चेंजेस करे, 4000 लगे। फिर बाद में ये अंदर ही अंदर जो प्रोसेस होता है उसे प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये बन के फिर बाद में जब कंज्यूमर के पास जाता है तो वो फाइनल गुड बनता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो इंटरमीडिएट गुड होता है, ठीक है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जो होता है वो टोटल मिलके इंटरमीडिएट गुड बनता है। जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर कुछ चीज़ आता है वो फाइनल गुड बन जाता है, चाहे किसी के पास भी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। डिफरेंस बताने से पहले ना आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और वो ये है कि अपन क्या करते हैं कि फाइनल गुड्स, ठीक है, इसके नीचे 2 पॉइंट डाल दो, और कंजम्पशन गुड, ठीक है, 2 पॉइंट डाल दिया, ठीक है। फाइनल गुड्स में 2 चीज़ होते हैं। पहला होता है या तो कंजम्पशन के लिए, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार लगा दिया, ज़िंदगी भर चलता रहा, और क्या, मतलब फ्यूचर में कभी यूज़ करने का। कंजम्पशन गुड में 2 चीज़ होते हैं, या तो रीसेल के लिए या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कंजम्पशन में क्या है, मतलब कि जैसे दूध लिया, ठीक है, दूध अपन लोग क्या लें, पी गए। इन्वेस्टमेंट मतलब एक बंदे ने कार खरीदी और उसे परचेज़ कर दिया, मतलब परचेज़ क्या, उसे कंपनी में लगा दिया ताकि फ्यूचर में बेनिफिट दे। उसके बाद क्या होता है, रीसेल। रीसेल मतलब भाई एक बार सामान खरीदा और उसको दोबारा बेच दिया। कैसे बेच दिया, मर डेयरी में किसी ने दूध लिया, दूध लेके मतलब पॉलिथीन में लपेट के अच्छा मस्त फ़िल्टर विल्टर मार के दूध में, मतलब फ़िल्टर क्या, मतलब प्योर करके उसे, और फिर सेल कर दिया। और फर्दर प्रोडक्शन मतलब एक बंदा चाय वाला है, ठीक है, चाय वाला चीनी लेता है, तो किस लिए होता है, कंजम्पशन के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रीसेल के लिए नहीं। रीसेल के लिए हो सकता है क्योंकि वो चीनी वो दोबारा बेच दे बट मजाक कर रहा हूँ, रीसेल के लिए भी नहीं होता। वो प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन करेगा उससे। फर्दर प्रोडक्शन कैसे करेगा, वो चीनी को चाय में डालेगा, चाय बेचेगा, बस। सो इजी। अब डिफरेंस इसका देख लो। क्या हो रहा है यार मेरा DSLR भी ना फाइनल गुड्स का जो नेचर होता है, मैंने डेफिनेशन तो बता ही दिया। फाइनल गुड्स का जो नेचर होता है, ये बोथ नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में ऐड अप होता है। इंटरमीडिएट किसी में ऐड नहीं होता। एज मैंने पहले बताया था ना, वो ट्रांसफ़र इनकम, सेम ऐसे ही। वैल्यू एडिशन क्या होता है, वो मतलब वैल्यू एडिशन मतलब फाइनल गुड्स में कुछ ऐड अप कर सकते हैं पर नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडी है यूज़ करने के लिए। इंटरमीडिएट में कर सकते हैं क्योंकि ये रेडी नहीं है। और प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, जो मैंने अभी यहाँ बताया था मैंने आपको, ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, वे फाइनल गुड्स निकल चुकी है प्रोडक्शन बाउंड्री। जैसे कि आप ये देख रहे हैं साइड में, फाइनल गुड्स निकल चुका है प्रोडक्शन बाउंड्री से, इंटरमीडिएट गुड अभी अंदर ही अंदर है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल क्या है कि वही है जो मैंने अभी आपको बताया, वही है कि हाउस होल्ड मिल्क परचेज़ करता है और कार परचेज़ करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंटरमीडिएट में क्या था कि रीसेल के लिए मिल्क यूज़ करता है, और कोयला या चाय के लिए चीनी खरीदता है। तो इतना सब मैंने बता दिया है आपको। और अब मैं एक और बताने वाला इम्पोर्टेंट, और वो है
दिख रहा है गाइस? ब्रीफली मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, बस एक लाइक ठोक देना यार और सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आपको और आते रहेंगे, सीरियसली कह रहा हूँ। तो अब आने वाला है आपके सामने कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड में क्या है कि वो गुड्स हैं जो कि नॉर्मल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन के लिए क्या मतलब कि या तो अपन मतलब खाने के लिए यूज़ करते हैं, सीधी बात, ज़्यादा कुछ नहीं। कंजम्पशन गुड आर दोज गुड विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरी करना, जैसे ब्रेड बटर शर्ट पैंट टेलीविज़न फर्नीचर जैसे हो गए। और इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल क्या होता है? जो कि अपन बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, भाई स्पीकर हो गया, मस्त फाड़ू, 1 साल चलेगा 2 साल चलेगा भाई, अच्छा रहता चला गया, न चाइनीज़ का लिया, चाइनीज़ का लिया तो हो गया बस वही दीपावली वाली लाइट की तरह लुप लुप ख़त्म। तो वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं होगा, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कब मर जाए। और दूसरा क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, मतलब गुड्स मतलब लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए अराउंड, जैसे कि कपड़े कह सकते हैं या जूते कह सकते हैं या टाई बनियान जो भी हो। और तो तीसरा कहता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब एक बार यूज़ करा ख़त्म, जैसे मिल्क दूध पिया, खाना खाया, पेपर है यूज़ किया, फाड़ फोड़ो, नॉर्मल। सर्विसेज क्या है कि सर्विसेज मतलब जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी कंजम्पशन ही है, क्योंकि अपन लोग सर्विसेज का भी कुछ कंजम्पशन करते हैं ना, कि भाई मैंने काम कराया, कंजम्पशन वो भी वन टाइम होता है, जैसे कि डॉक्टर टीचर्स ये वन टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए, और बैंक वाले होते हैं वन टाइम सर्विसेज होता है। फिर बाद में ये तो कंजम्पशन गुड आ गया, फिर बाद में आता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब कैपिटल गुड्स जो दूसरे प्रोडक्शन करने के लिए जो हेल्प करी जाती है, तो उसे क्या हो सकता है? मतलब एग्जांपल प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स, ठीक है, और कोई भी सेटअप करने के लिए किसी का फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें जो कि दूसरी चीज़ प्रोड्यूस करने में जो हेल्प करी जाती है, ठीक है। तो अब इसके बीच में डिफरेंस है एक छोटा सा, ये भी आ जाता है पेपर में कभी कभी। कंजम्पशन गुड क्या है? जो कि सेटिस्फाई आवर ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, जो कि सीधा अपने को सेटिस्फाई कर देता है अपनी ज़रूरत है। कैपिटल गुड्स जो कि इनडायरेक्ट करती है, क्योंकि ये भाई प्रोडक्शन में यूज़ कर दी जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब कंजप्शन गुड का जो कैपेसिटी है, मतलब कितना प्रोड्यूस करती है, वो क्या आगे जो फ्यूचर में होने वाला और प्रोडक्शन है क्या उसको प्रमोट करेगी, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। तो वो क्या करती है? कंजम्पशन गुड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती, बिल्कुल हेल्प नहीं करती। कैपिटल गुड हेल्प करती है, क्योंकि भाई जितना यूज़ करोगे उतना ही प्रोडक्शन होगा। एक्सपेक्टेड लाइफ, कंजम्पशन गुड की एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स को बार बार रिपेयरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और बट कंजम्पशन गुड को नहीं, वो एक बार यूज़ करो, पहनो, फाड़ो, खाओ, ख़त्म करो। सीधी बात है गाइस। अब दूसरा टॉपिक आने वाला है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या अंतर है। डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब कोई फर्नीचर है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है घटना, कैसे? वियर एंड टियर, या तो पहनो मतलब पहन ख़त्म करो, या यूज़ करके ख़त्म करो, या पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू गिरना, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कुछ भी जो हालात है, जैसे इन्वायरमेंटल चेंज है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, और अलग अलग चीज़। कैपिटल लॉस का मतलब क्या है कि जो फिक्स एसेट्स की जो मतलब वैल्यू है, ठीक है, वो गिरना। क्यों, कैसे गिरना? उसमें बस ज़्यादा नहीं आता, उसमें एक टाइम के साथ नहीं होता, और कुछ नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ के साथ नहीं होता। बस इसमें क्या होता है मैटर, इसमें मैटर ये होता है कि कोई भी जो कैलेमिटी हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी, मतलब जो आसमान में जो दिक्कतें होती हैं, हवा में दिक्कत होती हैं, चूहे हो गए, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इनके चक्कर में जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस आता है। वरना जो नॉर्मल वियर एंड टियर है और बाकी टाइम के साथ जो बदलती है वो डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर लॉस मतलब इसके लिए कुछ अकाउंट बना के रखते हैं कि पहले से हिस्सा भाई इतना बचेगा, डेप्रिसिएशन का बचा के रखते हैं प्रोविज़न, पर कैपिटल लॉस का नहीं, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है कि कब हो जाए दिक्कत, ठीक है। डेप्रिसिएशन का प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या सीन होता है? डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चलती रहती है, ठीक है।
पर कैपिटल लॉस करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक देता है। भाई मशीन ही सड़ जाएगी, किस में प्रोड्यूस करोगे तुम, हैं? वही तो। बस गाइस चैप्टर ऐसे के साथ ख़त्म होता है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार प्लीज़ कम से कम लाइक तो कर देना यार, इतनी मेहनत और बेकार नहीं जाएगी। और सही जाहिर सी बात बता रहा हूँ, अब आगे चल के फ्यूचर में यार टॉप क्लास वीडियोस आने वाली है, और पेपर एमसीक्यू के साथ साथ टॉप क्वालिटी मैं आपको क्वेश्चंस भेजूँगा, पक्का पेपर में आएंगे। मेरे भी मार्क्स अच्छे आए थे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। फ़िलहाल दिस लॉकडाउन इज़ वेरी वर्स्ट टाइम, तो यार यूटिलाइज़ करो, फ़ायदा होगा। थैंक यू।